नमस्कार सभी साथियों हम आज बात करेंगे जींद डिस्ट्रिक्ट की 500 विधानसभा के अंदर कि क्या क्या मोटी मोटी हिस्ट्री की बात करेंगे, कौन कहां से कैसे रहा, कौन सी सन में क्या रहा, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जींद विधानसभा की। जींद विधानसभा एक सेंटर पॉइंट है जींद डिस्ट्रिक्ट का, और इसके हम समीकरणों की बात करें, लगभग यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा 2005 से लेकर 2009 तक। यहाँ पर 2005 के अंदर चुनाव लड़ा था मांग्याराम गुप्ता, जो अपने मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे हैं। वो 2005 में चुनाव लड़ा जब हुड्डा की सरकार थी। उसके बाद 2009 तक वो रहे। उसके बाद 2009 के अंदर इनेलो INLD की तरफ से उम्मीदवार बन के आते हैं डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, और उसके बाद 2019 तक वो रहते हैं जींद के MLA बनकर। 2019 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद 2019 के अंदर एक उपचुनाव करवाया जाता है, और उपचुनाव के अंदर उनके सुपुत्र श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी उम्मीदवार बनते हैं भाजपा पार्टी की तरफ से। वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, और मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उनको भाजपा ज्वाइन करवाई जाती है, और आम चुनाव उपचुनाव करवाया जाता है जींद विधानसभा का, जिसके अंदर वो विजयी होते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव के अंदर 2019 के अंदर आम चुनाव होते हैं, जब दोबारा फिर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को भाजपा पार्टी अपना विश्वास जताकर उनको उम्मीदवार बनाती है। उम्मीदवार बनने के बाद वो जींद के MLA दोबारा बन जाते हैं। अभी भी फिलहाल उनके हाथ में जींद की बागडोर है, वो यहाँ के MLA हैं, और लगभग फाइनल है कि उम्मीदवार भी तीसरी बार भाजपा के वो बनने वाले हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको हिसाब किताब बनाया। अब बात करते हैं 2024 के जो विधानसभा चुनाव। फिलहाल हम 2024 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 2024 के जो विधानसभा चुनाव है जींद के अंदर, बहुत सारे कैंडिडेट जो करीबन 46 जो कैंडिडेट हैं, 46 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए। और भाजपा की अगर बात करें, पूरे हरियाणा का अगर रिकॉर्ड उठाएं, तो भाजपा के जितने उम्मीदवार हैं, बहुत कम उम्मीदवार हैं। फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा की एक खास बात है, वहां पर वो कैलकुलेशन अपने तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं। वो अपने तरीके से टिकटें देते हैं। और कांग्रेस के अंदर लंबी लिस्ट है, 46 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हुए। उसके अंदर से किसका क्या सिस्टम बनेगा, कौन उम्मीदवारी लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, वो एक आगे प्रोसेस है। लेकिन यहां से मोटा मोटा 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हम कह सकते हैं ये शायद उम्मीदवार बन सकते हैं, टिकट इनको मिल सकते हैं। क्योंकि आज ही एक अपडेट आया है कि आम आदमी पार्टी के साथ, जैसे लोकसभा इलेक्शन था, वैसे ही आम आदमी पार्टी का गठबंधन और सपा का गठबंधन हरियाणा के अंदर होके शायद 1-2 सीट सपा को मिले और 5 से 6 सीट आम आदमी पार्टी को मिले। उसके अंदर एक सीट जींद की भी हो सकती है। वो आने वाला समय 1-2 दिन के बाद पता चलेगा क्या रहने वाला है। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनमें कांग्रेस की जो आने वाले, मतलब मान के चले कि जो दावेदारी रख रहे हैं, मोटा मोटा हिसाब से देखे तो कौन से ऐसे उम्मीदवार हम बना सकते हैं अपने तरीके से। 4-5 ऐसे नेता हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष हैं OBC सेल के रमेश सैनी, उनका नाम आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं OBC सेल के रमेश सैनी। सेकंड नाम आ रहा है पूनम चौधरी, कांग्रेस के अंदर है पूनम सैनी। उसका पूनम चौहान, क्या था उनका पद बताना एक बार, पूनम चौहान का। पूनम चौधरी थोड़ी ना थी, पूनम चौहान कांग्रेस सेवा दल ने। हाँ, सेकंड थर्ड पे आ रहा है। ना कोई दिक्कत को नहीं, कट ना कर, मैं अपने आप कट खाऊंगा इसका, ठीक है। क्या नाम था? पूनम चौहान, राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय कैसे हो सके यार, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल है। हाँ ठीक है, दोबारा लाइन रिपीट कर। हाँ, यहाँ पर एक नाम आ रहा है पूनम चौहान का,
जो राष्ट्रीय सेवा दल हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष है, उनका भी नाम आ रहा है। और तीसरा हम बात करते हैं यहां से जो नाम आ रहा है वो महावीर गुप्ता का नाम आ रहा है। वो मांगेराम गुप्ता जो हमारे पहले मंत्री होते थे कांग्रेस राज के अंदर 2005 के अंदर, जो मंत्री होते उनके पुत्र हैं, उनका भी नाम आ रहा है। और एक दो और कैंडिडेट हैं जिनका नाम आ रहा है। बट हम कैलकुलेशन अपने सूत्रों के हवाले से कर रहे हैं कि भाई इस तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। हम दावेदारी जब पता चलेगी, जब लिस्ट में नाम आएगा, ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन 3-4 बंदों के अंदर से भी टिकट जा सकती है। लेकिन सुरजेवाला की अगर बात करें, अगर सुरजेवाला के पास हाथ में कुछ जाता है, शैलजा के पास कुछ पावर इस तरीके की आती है, देखो बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बहुत कुछ समीकरण बदलेंगे अभी, क्योंकि अभी गठबंधन का प्रोसेस भी है। अगर सुरजेवाला शैलजा के हाथ में भी जींद की सीट का कुछ हुआ तो वहां उनके भी कैंडिडेट, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता को भी यहां से टिकट मिल सकती है। तो साथियों, आपका इस वीडियो के बारे में दूसरी जो सीट है, हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट बनती हुई जा रही है, उसका नाम है उचाना। और उचाना के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। साथियों, एक थोड़ा सा समीकरण मैं आपको बता देता हूं कि जब 2019 के जब चुनाव थे तो यहां से करीबन जेजेपी पार्टी की 3 सीटें आई थी, एक भाजपा की थी और एक कांग्रेस की थी। चलिए तीनों के बारे में मैं तो बता देता हूं। एक नरवाना सीट थी जहां से रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने, और उचाना से जेजेपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने, और तीसरी जुलाना की सीट जहां से अमरजीत ढांडा विधायक है, और चौथी जो कांग्रेस की सीट है सफीदों, वहां से सुभाष गांगुली एमएलए बने, और 5वीं सीट जींद की है जहां से एक सीट भाजपा के खाते में गई थी, वो डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जो फिलहाल विधायक है। चलिए उचाना की बात बीच में रह गई थी, वो उचाना की बात कर लेते हैं। उचाना के अंदर अब बन गया है त्रिकोणीय मुकाबला। आप भी सोचेंगे त्रिकोणा मुकाबला कैसे बना? त्रिकोणा मुकाबला कैसे बना वो सुन लीजिए। यहां से ब्रिजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र के लड़के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जो कास लगा के बैठे हैं कि कब उनको भी सीएम बनाया जाएगा। चलिए आज उन्होंने अपने बेटे को एमपी बनाया, वो भाजपा राज में बने, और उनकी जो वाइफ है प्रेमलता जी, वो भाजपा राज में एमएलए बने। अब लड़का विश्व चुनाव लड़ने जा रहा है, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है उचाना से, वो अब कांग्रेस पार्टी में है। चलिए वो उनके मन की बात है, वो कहां कौन सी पार्टी में जाते, कौन सी में आते हैं। चलिए कांग्रेस पार्टी के फिलहाल उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं ब्रिजेंद्र चौधरी, वीरेंद्र के लड़के हैं वीरेंद्र सिंह। उसके बाद सामने है जेजेपी पार्टी से दुष्यंत चौटाला, जो 5 सितंबर को अपना नामांकन दायर करने वाले हैं उचाना से। और तीसरा कौन है? इनेलो पार्टी के सीएम का चेहरा अभय सिंह चौटाला, जो फिलहाल बसपा इनेलो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उचाना से। ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है यहां से। और उसके साथ में 1-2 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसने तो करीबन 1000 गाड़ियों काफिला तक नरवाना पटियाला हाईवे, जींद हाईवे पर निकाला था। एक जत्था उन्होंने दिखाया था, एक ट्रेलर था उन्होंने। तो अभी बात कर लेते हैं जुलाना विधानसभा की। साथियों, जुलाना विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, आज तक का इतिहास रहा है, जुलाना के लोगों की नब्ज कोई नहीं टटोल पाया है। अपनी नजरों में सब सातिर बनते हैं, नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। जुलाना के लोगों ने आज तक विकास का चेहरा तक नहीं देखा है, लेकिन लोगों के अंदर भी क्यास रहती है कि कोई उम्मीदवार ऐसा आए जो जुलाना का विकास करवाए। अभी फिलहाल अमरजीत ढांडा जेजेपी पार्टी से वहां के विधायक हैं, और देखिए जेजेपी पार्टी ने 10 सीटें हरियाणा के अंदर जीती हैं, उसमें एक सीट जुलाना की है, और चाबी का इनका निशान है। जो भाजपा के विकास कार्यों की जो ताला लगा हुआ था, वो चाबी डालकर विकास कार्य चलवाए थे, क्योंकि बहुत सारे इनके पास, दुष्यंत चौटाला के पास बहुत सारे विभाग थे कार्य करवाने के लिए, बहुत ज्यादा विभाग थे, इन्होंने कार्य भी करवाए हैं। जुलाना के लोग मानते हैं इस बात को कि वह कार्य बहुत हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह
जो 5 बार के सांसद रहे हैं गुरुग्राम से और अभी फिलहाल भी सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि गठबंधन होने के बाद ही कुछ विकास कार्य भाजपा ने हरियाणा में करवाए। चलिए अब बात कर लेते हैं जुलाना विधानसभा की। जुलाना विधानसभा के अंदर कार्य हुए हैं, लोगों ने भी कहा भी है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहां से कांग्रेस की जो लिस्ट है, जो प्रत्याशी बनने के लालसा रखते हैं, उन्होंने फॉर्म भरे हैं। जुलाना हरियाणा में दूसरे नंबर पर बन गया है फॉर्म भरने में। प्रत्याशियों ने अपने उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा तुक्का लग जाए और उम्मीदवार बन जाए। 86 लोगों ने करीबन फॉर्म भरे हुए हैं और फॉर्म भरने की फीस 20,000 रुपए है जो उन्होंने अदा की है। और लगभग 86 में से 80 लोग दिल्ली हैं, क्योंकि कभी न कभी लिस्ट में नाम आ जाए, उम्मीदवार बन जाए। सबसे पहला नाम यहां जो आ रहा है वो रोहित दलाल का आ रहा है, युवा चेहरा है। पहले वो अशोक तंवर के खेमे में होते थे, अशोक तंवर अब भाजपा के खेमे में है। तो अशोक तंवर से नाता तोड़कर अब वो हुड्डा के करीबी हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। काफी लंबे समय से वो लोगों के अंदर कार्य करते हुए काफी लंबा समय हो गया। और परमिंदर ढुल की बात कर लेते हैं। परमिंदर ढुल पहले इनेलो में रहे, फिर भाजपा में रहे, अब वो कांग्रेस में है। उम्मीदवारी के लिए फॉर्म उन्होंने ही भरा हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उनकी भी उम्मीदवारी में नाम देखा जा रहा है। तीसरा नाम यहां से नवदीप दलाल का आ रहा है, वो भी युवा चेहरा है और काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अब एक धमाकेदार बात इसमें भी अब मैं जोड़ता हुआ चलूंगा। अभी जो 1 घंटे पहले बात हमारे पास आई है, यहां से जुलाना से विनेश फोगाट जो वर्ल्ड प्रसिद्ध रेसलर है, वो भी चुनाव लड़ सकती है। यहां से कई 86 प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की जो मन की भावना है, उम्मीदवार बनने की जो भावना है या एमएलए बनने की जो भावना है, वो धरी की धरी ना रह जाए। चलिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विनेश फोगाट यहां से चुनाव लड़ सकती है। और दूसरी बात करें, जेजेपी पार्टी से अपने उम्मीदवार अमरजीत ढांडा को उतार दिया मैदान में। अभी तक इनेलो और बसपा गठबंधन चुनाव लड़ रही है, अभी तक यहां से कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है। और यहां पर थोड़ा प्रभुत्व रहता है बलराज कुंडू का, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनका उम्मीदवार बलराज कुंडू जी की वाइफ जुलाना से चुनाव लड़ने वाली है। अभी तक जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची है, वो भी सक्रिय हो चुके हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही लिस्ट जारी हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है और कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार जुलाना से चुनाव लड़ेगा। साथियों, जुलाना से हैं तो कमेंट करके बताएं आपकी नजरों में उचित उम्मीदवार कौन रहने वाला है कांग्रेस के लिए। चलो सफीदो हलके की बात कर लेते हैं। सफीदो हलके के अंदर एक चीज देखी जा रही है। देखो, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट, मतलब प्रत्याशी की जो उम्मीदवार बनने के लिए जो लिस्ट बनाई गई, कांग्रेस की ज्यादा लंबी है, जुलाना की लंबी है। जींद में 46 है और नरवाना उचाना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काउंटिंग देखी जा रही है। सफीदों के अंदर थोड़ा उल्टा है। सफीदों के अंदर कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार भाजपा के हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो सफीदों के अंदर है। वैसे देखा जाए तो हर एक एरिया के अंदर 1-2 3 ज्यादा उम्मीदवार हैं 4 विधानसभा के, लेकिन जो 5वीं विधानसभा है सफीदो, वहां पे उम्मीदवार भाजपा के ज्यादा लंबी लाइन है। अच्छा चलो बात कर लेते हैं यहां से जो सीटिंग एमएलए हैं, सुभाष गांगुली। देखिए, कांग्रेस ने एक चीज कही है कि भाई जो सीटिंग एमएलए है वो वहां पर बने रहेंगे, मतलब एक तरह से इशारा किया है। और उनके सामने अपनी दावेदारी देने वाले जो दूसरे उम्मीदवार हैं, करीबन 17 लोगों ने यहां से फॉर्म भरा हुआ है उम्मीदवारी के लिए। वो अभी तक अपनी उपलब्धता इतनी पुरजोर तरीके से दिखा नहीं पाए हैं। लगभग सुभाष गांगुली की यहां से टिकट तय है। अब बात करते हैं भाजपा की। देखिए,
कांग्रेस में जो पहले नेता होते थे वही आजकल भाजपा के अंदर है। बचन सिंह आर्य मंत्री रहे, वो आज भाजपा में है। करमबीर सैनी पहले कांग्रेस में होते थे, आज वो भाजपा में है। देखिए अमरपाल राणा काफी लंबे समय से भाजपा में ही हैं, वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। राजू मोर जिलाध्यक्ष रहे हैं, अब कार्यकारिणी स्टेट के अंदर हैं। और जिलाध्यक्ष राजू मोर वो अब उम्मीदवारों की लिस्ट में है। करमबीर सैनी उम्मीदवारों की लिस्ट में, अमरपाल राणा का उम्मीदवारों की लिस्ट में है। बचन सिंह आर्य, देखो बचन सिंह आर्य ने एक बात कही है कि 7 तारीख को मैं नामांकन भरूंगा, टिकट मिले या ना मिले। देखिए एक बहुत अच्छे लेवल का सिस्टम रखते हैं बचन सिंह आर्य। उसके साथ में एक नाम और जुड़ रहा है, जसबीर देसवाल। जसबीर देसवाल भी एक बड़ा चेहरा है, वो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार भी जीत चुके हैं सफीदो हलके से, वो बढ़िया दावेदारी रखते हैं सफीदो हलके से। और सफीदो हलके के अंदर बात करें तो ब्राह्मण वोटर ज्यादा है और एससी बीसी वोटर भी ज्यादा है। और देखा जाए यहाँ से टोटल मार के किसी भी जाति का यहाँ प्रभुत्व नहीं है। जैसे और कैडर की बात करें और हलकों की बात करें, सफीदो एक इंडिपेंडेंट ऐसा एरिया है जहां सोच समझकर फूक फूक कर उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। जैसे हम कई बार देख भी चुके हैं यहाँ किस तरीके की राजनीति होती है। और लोकसभा इलेक्शन के अंदर आपने भी देखा है, सब लोगों ने मिलके चुनाव लड़वाया था, बहुत सारे कैंडिडेटों ने भी आंगा लगा के कांग्रेस को जितवाने में या भाजपा को जितवाने में लोगों ने मेहनत करी थी। लेकिन ये है विस चुनाव, विधानसभा चुनाव, यहाँ हर एक उम्मीदवार को अपने तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और जीत की तरफ अग्रसर बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कर लेते हैं जेजेपी पार्टी। जेजेपी पार्टी से कृष्ण राठी जो है वो सानपुर गांव से हैं, जो सफीदों के अंदर एक गांव है, वहां से भी परफेक्ट उम्मीदवार या कृष्ण राठी को भी उम्मीदवार बना के जेजेपी पार्टी सफीदों से उतार सकती है। आपका इस सफीदो एरिया के हल्के की जो जानकारी मैंने दी है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नरवाना विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसका इतिहास भी ऐतिहासिक रहा है। और इसकी बात करें, सीएम जो हमारे सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के सबसे ज्यादा सीएम रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला रहे हैं। और 2009 में आरक्षित सीट हो गई थी नरवाना। इससे पहले इनेलो और कांग्रेस का बहुत बड़ा दबदबा नरवाना के अंदर रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी जो शमशेर सिंह सुरजेवाला है, यहाँ पर दोनों का दबदबा रहा है और चुनाव लड़ते रहे हैं। इनेलो और कांग्रेस का बहुत तगड़ा यहाँ पर चुनाव देखने को मिलता था। अब 2009 के बाद ये आरक्षित हो गई है, उसके बाद यह आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव। और जो सिरसा लोकसभा है वो भी आरक्षित है। सिरसा लोकसभा के अंदर ही नरवाना आता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, सिरसा लोकसभा के अंदर नरवाना विधानसभा आती है। नरवाना विधानसभा के अंदर से अभी फिलहाल इनेलो बसपा गठबंधन से संदीप लोट की सबसे ज्यादा देखा जाए तो दावेदारी तो क्या कह सकते हैं, वो उम्मीदवार तो है ही एक तरह से, क्योंकि उसने अभी लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, सबसे ज्यादा वोट उसने नरवाना हल्के से ही लिए थे। और दूसरी हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार यहां से आने वाले हैं, देखिए समीकरण बदलते हुए वक्त नहीं लगता, समीकरण बहुत बदल चुके हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं एक बार भाजपा की। भाजपा के अंदर रामनिवास सुरजाखेड़ा जो इनडायरेक्टली भाजपा के अंदर ही काम करते थे, इनडायरेक्टली से भाजपा को सपोर्ट करते थे, खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। और अभी भाजपा ज्वाइन करनी थी 1 सितंबर को, एक कुछ किसी कर्म के आरोप प्रत्यारोप लगने के कारण अब फिलहाल वो किसी पार्टी के अंदर रुख नहीं कर रहे हैं, वो जांच का विषय बन चुकी है बात। चलिए इस बात को छोड़ते हुए हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के कौन कौन से उम्मीदवार मैदान के अंदर। सतबीर दबलैंड, सुमन बेदी, अमनदीप बेलरखा, विद्यारानी दनोदा, ये 4 ऐसे कैंडिडेट हैं। इन चारों उम्मीदवारों प्रत्याशियों के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में, मतलब जो लिस्ट के अंदर जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, इन चारों के बीच में ही टिकट जाने वाली है। अभी भाजपा की हम बात कर लेते हैं। भाजपा ने तो सारा ही खेल घुमा दिया। यहां से रामनिवास सुरजाखेड़ा भाजपा के उम्मीदवार होने वाले थे, लेकिन अब यहां पर कृष्ण बेदी जो कि शाहबाद से चुनाव लड़ने वाले थे, वो यहां आ सकते हैं, कृष्ण बेदी यहां आ सकते हैं। और दूसरा, सिरसा लोकसभा जो हार चुके हैं भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर, वो भी यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं।
ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय चेहरे हैं, ये यहाँ से भाजपा का चेहरा हो सकते हैं, भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं साथियों। जजपा ने कोई बड़ी सी कोई यहाँ से घोषणा नहीं की है कि किस उम्मीदवार को जजपा नरवाना विधानसभा से उतार सकती है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। और ये हमने जो बताई जानकारी आपको बताई, ये आपको कैसे लगी, जानकारी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा एक राजनीतिक राजधानी, जींद जो है यहाँ का इतिहास उलट फेर 1 मिनट में बदल जाता है, 1 मिनट में वापिस आ जाता है। राजनीतिक राजधानी जींद रहा है, इसके जो इतिहास है मैंने आपसे साझा किया। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें है वो मैंने आपको बताई। क्या समीकरण यहाँ से रहने वाले, कौन से उम्मीदवार को कांग्रेस उतारेगी और कौन से उम्मीदवार को भाजपा उतारेगी, इस विषय में आपका क्या कहना है, हर एक विधानसभा से अपने विचार जरूर साझा करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद सभी साथियों का। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.